तो जो योग में एक सीक्वेंस होता है वो ऐसे होता है कि पहले तो हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, फिर मंत्र चैंटिंग करते हैं, उसके बाद हम आते हैं षट कर्म पे। षट कर्म से आई थिंक सभी परिचित होंगे, है ना। तो षट कर्म में चूंकि आपको मालूम है कि नैति धोती वस्ती ये षट कर्म होते हैं, जो कि रोज करना या हमेशा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो षट कर्म में हम क्या लेते हैं, कपालभाति एंड अग्निसार क्रिया। तो यदि आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि कपालभाति प्राणायाम है तो वो गलत है। ठीक है, कपालभाति एक षट कर्म के अंतर्गत आता है योग में। तो जब हम ये षट कर्म कपालभाति करेंगे, तो कपालभाति आप लोग सभी करते होंगे, आई थिंक से थम्स अप करके पता, मुझे लगता है सभी कर रहे होंगे। तो कपालभाति करने का एक रूल क्या है, एक तो हम जनरल बैठते हैं। देखिए जैसे हम ये जनरल बैठे और हमने कपालभाति शुरू कर दी, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या है कि कपालभाति जब हम करेंगे तो हमारे ये जो मसल्स हैं सिर्फ इनमें ही मूवमेंट होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का कपालभाति कैसा होता है, ये भी मूवमेंट होते हैं, मतलब उनका सिर से यहां से लेके पूरा नीचे तक, जबकि कपालभाति में क्या, सिर्फ मैं हाथ रख के इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए, सिर्फ ये मूवमेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को, करके देखेंगे एक बार। अब इसके लिए कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं आप लोग। कुल 10 स्ट्रोक करें। एक हाथ को नेवल पर रख लें जिससे मुझे मूवमेंट समझ में आए, नेवल पर। गुड, आप सभी लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है, वापस आ जाएं। अब हम आज सबसे पहले एक देखते हैं हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट के लिए क्या करना है, एक कोई प्लेन वॉल लेना है जिसके सामने अपने मैट को डालना है, राइट। अब हमने जब प्लेन वॉल ले ली, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, दोनों नी इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अपने ये जो बटक्स है ये पूरा वॉल से सटाना है। सबसे फर्स्ट हम इस पोजीशन में आए। ये दिख रहा है, ये जो हमारे बटक्स हैं ये पूरी तरह से वॉल से चिपक गए हैं। यहाँ पर जो एक गैप रहता है ना वॉल और उसके बीच में, वो नहीं हो। मेरे पास चूंकि अलमारी है और उसके ये नीचे का गैप दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरा वॉल होगी तो पैक हो जाएगा। जब आप ये इस तरह से पोजीशन लेंगे ना कि ये आपका पूरा पैक हो गया, नी भी आपको जोड़ के रखना थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है कि ये जो दोनों शोल्डर के पीछे वाले पॉइंट है उनको रोल बैक करके वॉल से टच करना है। और थर्ड पॉइंट में आपका ये जो आज्ञा चक्र होता है जहां हम बिंदी लगाते हैं, इसके जस्ट पीछे का जो हिस्सा है उसको वॉल से टच करना है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये स्पाइन रोल होने के कारण वो कैसे टच करते हैं, ऐसे टच करते हैं। दिख रहा है ये चिन ऊपर हो गई है थोड़ी सी, तो हमको ये ऐसे टच करना है। और जब ये पोजीशन, मैं गर्दन घुमा के चूंकि आप लोग को देख रही हूँ इसलिए मेरी इस साइड है, तो जब ये पोजीशन आपकी हो जाए, अब धीरे धीरे इन पैरों को खोलें और पूरा सीधा करें। जोड़ के रखे, दोनों पैर जुड़े हुए, हील जुड़े हुए, एंकल जुड़े हुए। दोनों हाथों को थाइस पर रखें इस तरह से सॉफ्टली। आंखें बंद करें। कुछ 10 सेकंड तक हम फील करेंगे बॉडी में कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रही है। नीतू जी आपके पैर ना देखिए ऐसे हैं बाहर की ओर, थोड़ा सा मेरे पैर के पंजे आप लोग सभी को दिख रहे हैं मेरे, ये एक लाइन में करें। ये ऐसे, जैसे ये पैर के पंजे तो ये ऐसे तिरछे ना हो, उंगलियां एक लाइन में पूरी।
आप देखें तो ऐसे भी बैठना थोड़ी देर में आपको मुश्किल हो जाएगा। आपके पूरे ये नीचे जो लेग मसल्स है इस पे एक स्ट्रेचिंग आने लगेगी। प्रदीप जी, आपके पैर के सोल मुझे नहीं दिख रहे हैं, इस तरह से वो सेट करें कि सोल भी मुझे दिखें, क्योंकि सोल की पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है। चंचल जी, आपके भी सोल मुझे नहीं दिख रहे हैं। अलका जी, चंचल जी, आपके सोल भी मुझे दिखे। इस तरह से कैमरे को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। अभी देखिए, आप लोग के जो सभी के सोल है ना, सिर्फ मेरे सोल की तरफ देखिएगा। आप लोग थोड़ा सा पास आके, आप लोग के सभी के जो सोल है ना वो कैसे हैं, हल्के से ये ऐसे ये पोजीशन पे है, बाहर है। और ये जो छोटी उंगली है ये भी बाहर की ओर है। इनको धीरे धीरे अंदर करते हुए पूरा फ्लोर से परपेंडिकुलर करें, और छोटी उंगली को अंदर करते हुए पूरी 10 उंगलियां पैर की एक लाइन में। ये जो सिटिंग है ये बॉडी को अलाइंड करने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मिंटू जी, थोड़ा और एक लाइन में करें, अभी भी ऐसे तिरछे हैं, थोड़ा सा और छोटी उंगली को अंदर की तरफ लें। गुड। चंचल जी, आपके भी देखिए, जैसे ये दोनों सोल है ना, ये मान लीजिए आपका वो हिस्सा है जो जमीन पे आता है सोल का, तो आप सभी लोग के ना हल्के से ऐसे हैं तिरछे, ये बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे आएंगे, है ना, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तभी वो इस पोजीशन में आ पाएंगे। रिलैक्स कर ले। देखिए, अभी इस पोजीशन में बैठने में आपको कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग आई, पूरा पीठ से लेके और लेग मसल्स में पूरी आई होगी। थम्स अप करके बताएं, सभी को आई है? यस, है ना। तो ये जो बॉडी आपकी जो मिस अलाइंड होती जाती ना एज के साथ, किसी की भी बॉडी है, हर व्यक्ति की बॉडी लगभग 40 के ऊपर जो है वो मिस अलाइंड होती जाती है। तो ये इस तरह से बैठना ही अपने आप में एक एक्सरसाइज है। सेकंड, जब हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हमारे पास कितनी एक्सरसाइज होती है, खड़े होके होती हैं, बैठ के होती हैं, लेट के होती हैं, तीन ही तरह की होती हैं। तो जब भी हम बैठ के करते हैं तो हमारी बेसिक पोजीशन यही होनी चाहिए, क्योंकि हर चाहे खड़े हों, चाहे बैठे, चाहे लेटे, एक बेसिक पोजीशन होगी। उसके बाद उससे हम किसी आसन में जाएंगे, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, दंडासन। और बेसिक पोजीशन हमारी यही होनी चाहिए हर एक्सरसाइज में शुरुआत करने में। तो जब हम कपाल भाती करते हैं तो कपाल भाती के लिए भी हमारी बॉडी का पोस्चर कैसे होना चाहिए, कि सबसे पहले हम इस तरह से बैठे, यहाँ से ये पूरा इसको बटक्स को पीछे करके वॉल से टच किया, शोल्डर प्लेट को टच किया, हेड को टच किया, धीरे धीरे पैर खोले। अब जिनके नी में प्रॉब्लम है वो स्ट्रेट करके भी कपालभाति कर सकते हैं। जिनके नी में प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। ध्यानात्मक आसन कौन कौन से होते हैं बताएं, अनम्यूट करके। सुखासन, पद्मासन, हाँ, हाँ, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, हाँ, देखिए चार होते हैं और वज्रासन। ध्यानात्मक। वज्रासन में भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यानात्मक आसन चार होते हैं, सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, पद्मासन और वज्रासन। सुखासन आजकल ऐड कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को ये चारों आसन में नहीं बैठते बनता है ना। तो कपालभाति के लिए इसके बाद किसी एक ध्यानात्मक आसन में आना पड़ेगा। अब ध्यानात्मक आसन आप देखिए, जब भी हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इन सब में हम हमेशा बोलते हैं कि ध्यानात्मक आसन में आइए। वो क्यों बोलते हैं, ध्यानात्मक आसन में ही आना क्यों जरूरी है?
बताएगा कोई? मैम हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेट होती है, जिससे अगर हाँ, ऊर्जा लेके हम अपने आप को अपनी चेतना को आराम देखिए करते एक तो ये रीजन है कि हमारी जब हम ध्यानात्मक आसन में, जैसे आप पद्मासन में बैठे तो आप ऐसे झुक के नहीं बैठ पाएंगे, स्पाइन ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगी। तो ध्यानात्मक आसन की विशेषताएं क्या है कि वो अपनी बॉडी को, हमारी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखता है। और जब हमारी ये जो स्पाइनल कार्ड है, ये कैसे ऐसे ऐसे छोटी छोटी हड्डियों से बनी है, जैसे अंगूठी होती है ना रिंग, उसको एक के ऊपर एक रख दें तो बीच में एक पूरी ट्यूब बनती है। तो वो ट्यूब का स्ट्रेट रहना जरूरी है, चाहे हम प्राणायाम कर रहे हों, आसन कर रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हों, या योग की कोई भी क्रिया कर रहे हैं। तो फर्स्ट ये जो बोला, क्योंकि फिर उस ट्यूब से हमारी चेतना ऊपर उठती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब हम ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं तो आपने ध्यान करना मतलब आप बॉडी के किस पार्ट पे काम कर रहे हो? ब्रेन पे, माइंड पे, ठीक है। या प्राणायाम कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो? लंग्स या ब्रेन पे, अपर बॉडी पे। तो आप देखिए कि ध्यानात्मक आसन चाहे पद्मासन हो, स्वास्तिकासन हो, सुखासन हो या वज्रासन हो, सभी में जो पैर होते हैं वो इस तरह से डिजाइन होके सेट होते हैं कि आपके कमर के नीचे की बॉडी लॉक हो जाती है। और जब कमर के नीचे की बॉडी लॉक होती है तो सर्कुलेशन कहाँ बढ़ जाएगा? नीचे जाना कम हो जाएगा, तो सर्कुलेशन का फ्लो कहाँ बढ़ेगा? ऊपर। और ऊपर ही हम जो है इसमें यूज कर रहे हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये चारों आसन सभी को बनते हैं लगाते। हम अप या डाउन करके बता दें। हम स्वास्थ्य आसन तो नहीं लगाया, पद्मासन ही यूज करते हैं अभी तक, तो अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन मैम या थोड़ी फिर सी क्लास में सुखासन। बताइए कैसे लगा। देखिए इसमें जो मैं अपने आप को पिन कर रही हूँ तो आप लोग को क्लियर दिखेगा। देखिए इसमें जब भी हम कोई भी ध्यानात्मक आसन लगाते हैं तो ध्यानात्मक आसन लगाने के लिए हमारा बेसिक रूल क्या है कि हमको सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को इस तरह से पूरा फैलाना है मैक्सिमम, ठीक है। अब मान लीजिए हम पहले अर्ध पद्मासन लगाते हैं, तो अर्ध पद्मासन के लिए क्या करना है? हमको एक लेग को इस तरह से फोल्ड करना है। अब जब ये लेग फोल्ड करते हैं ना लोग, तो ऐसा करते हैं, इसमें एंकल पूरा ओपन करना, ये ठीक है। इसके बाद दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ के इसके सामने रखना है और इसका भी एंकल खोलना है और धीरे से उठा के इसको ऐसे करना है। ये हो गया अर्ध पद्मासन। जबकि ज्यादातर लोग इसको कैसे करते हैं? ये ऐसे रख के ये ऐसे रख लेते हैं, ये ठीक है। तो आप लोग भी एक बार चाहें तो दोनों तरह से लगा के देखें, दोनों लेग्स को स्ट्रेट करें, क्योंकि ये आसन हमारे हर चीज में यूज होंगे। कोई भी एक लेग को पहले फोल्ड करें, अपने दोनों पैरों के सेंटर में रखें और एंकल को पूरी तरह से खोल लें। अब उसके बाद दूसरे पैर को मोड़ें और इस तरह से सामने रख लें, एंकल को पूरी तरह से खोल लें और धीरे से उठा के इसको इस तरह से। देखिए अब जो आपने अर्ध पद्मासन लगाया तो आपका ये चीज फैल रहा है ना। आपके जो इनर थाई मसल्स हैं वो ब्रॉड हो रहे हैं और उस पर स्ट्रेचिंग आ रही है। जबकि यदि हम ऐसा लगा लेते हैं तो उसमें कहीं पर भी स्ट्रेचिंग नहीं होती, ना ही आपके पैर लॉक होते हैं, है ना। एक बार लूज करके भी लगा के देखिए, जिससे आपको समझ आएगा। ठीक है, आसानी से लग रहा है दीदी। हाँ। इसी को हम पद्मासन में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन कैसे? लेग्स के बीच में गैप, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये पोजीशन हमने बना ली। अब इसके बाद किया क्या है? इस एंकल को पूरी तरह खुले रखते हुए एड़ी को जितना आप पेट के पास ला सकते हैं उतना पेट के पास लाए और ये एंकल बाहर की तरफ। ये पहली पोजीशन हो गई। ये अब इस तरह से ये नी फ्लोर को टच किया हुआ है।
अब धीरे से इस एंकल को भी पूरा खोला और इस तरह से इस एड़ी को पेट के पास लेकर आए और दोनों एंकल पूरी तरह से खुले हुए। ये क्या हो गया? पद्मासन। जिनको नी की प्रॉब्लम है वो ना लगाएं, सिर्फ देख लें। ठीक है, तो इसमें जो हमारे आसन ज्यादा यूज होते हैं हम उनको ही करेंगे। स्वास्तिक आसन क्या होता है कि इसी को थोड़ा लूज वे में लगाते हैं, मतलब ये इस तरह से आता है, ये स्वास्तिक आसन हो गया। ठीक है, कि आपकी जो एड़ी है ये पूरे यहाँ पेट के पास तक नहीं आ रही। ठीक है, इसके बाद है सिद्धासन। सिद्धासन जो है वो सबसे बेस्ट आसन माना जाता है ध्यानात्मक आसन में। और सिद्धासन हमको कैसे लगाना है? अगेन दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है, एक लेग को मोड़ा, दोनों पैर के सेंटर में रखा और एंकल को खोला। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन। अब इसको एंकल को खोल के हमको क्या करना है, ये जो हील है इसको इस हील के ऊपर रखना है। दोनों हील्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ये इस तरह से। ये जो हील आ गई, अब हमको क्या करना है कि ये काफ मसल और हैमस्ट्रिंग के बीच में जो गैप है, तो ये जो नीचे वाले पैर का अंगूठा है ये, इसको उसमें फंसा लेना, ये इस तरह से। और इसकी ये जो छोटी उंगली है इसको यहाँ फंसा लेना। लेकिन ये एड़ी जो है ये एक के ऊपर एक है। इसमें देखिए सबसे ये ब्रॉड बनता है और एग्जैक्ट हमारी बॉडी एक पिरामिड का शेप ले लेती है। और जब हमारी बॉडी एक पूरे पिरामिड के शेप में आ जाती है तो एनर्जी का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है। तो आप सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो यही आसन माना जाता है, ध्यानात्मक आसन। लेकिन जिनके एंकल यदि नहीं खुले हैं तो वो इसे थोड़ा सा कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एंकल पूरे खुले होंगे तभी वो इसे मोड़ पाएंगे। अब लास्ट हम आते हैं वज्रासन पे। वज्रासन सभी को मालूम होगा, है ना? गुरदीप जी आप इंस्ट्रक्ट करेंगी वज्रासन कैसे लगाएंगे, फास्ट वाला। आप अपने स्टूडेंट को कैसे लगवाते हैं वज्रासन, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। आप सभी ले लीजिए। ये राइट हेड को फोल्ड करके अपने हिप के नीचे रख लीजिए। दूसरी लेग को फोल्ड करके दूसरे हिप के नीचे रख लीजिए और पीछे आपके टोज आपस में ज्वाइंट होने चाहिए और अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे। ठीक है, अब इसको हम एक परफेक्ट तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना, सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन लेनी है। ठीक है, क्योंकि बेसिक हमारा सिटिंग का वही है। तो ये हम दंडासन की पोजीशन में बैठे। जब हम दीवार के बिना सहारे बैठते हैं ना, तो इस पोजीशन में जैसे आप बैठे हैं तो आपको लग रहा ना कि पूरी स्पाइन स्ट्रेट है। हम सब करके बताएं, फील हो रहा ना? विदाउट सपोर्ट बैठे जब आप दीवार के, लेकिन हमारा ये पोर्शन ऐसा कर्व रहता है, तो हमको इसको भी स्ट्रेट करना है। और उसके लिए हमको क्या करना है, दोनों हाथ इस तरह से रखना है और ये जो पेल्विक है इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना है, ये। तो जब हम इसको हल्का सा पीछे ले जाएंगे तो हमारी कंप्लीट जो बैकबोन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। आप जैसे ही पीछे ले जाएंगे उसके बाद लेग्स को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रेचिंग आ रही है। करके देखते जाएं साथ में सभी। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, जब हम इस दंडासन की पोजीशन में बैठ गए, आप पहले लेफ्ट साइड से करिएगा, मैं राइट साइड से बता रही हूँ क्योंकि आपको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैर को पीछे ले जाते हुए इस तरह मोड़ना है, ये अंदर की तरफ जाएगा और इस एड़ी को बटक्स के नीचे रखना है। फिर इसके बाद में दूसरे पैर को भी मोड़ते हुए पीछे ले जाना है। पीछे आपके दोनों जो बिग टो हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्रॉस में। ठीक है, और एड़ी इस तरह से खुली हुई। अब इस यहाँ तक करने के बाद हमको क्या करना है, पहला तो ये ध्यान रखना कि हमारी अपर बॉडी स्ट्रेट रहे, क्योंकि यहाँ पे भी जिसके एंकल का
एक्सटेंशन नहीं होगा, खुले नहीं होंगे, वो लोग इस तरह से बैठेंगे। क्लास में आपने कई लोगों को देखा होगा, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने हाथों पे बॉडी का वेट ले लेते हैं। अब हमको इसमें सेकंड क्या करना है कि जब हम इस पोजीशन में आ गए तो हमको नीज के ऊपर हल्का सा आना है, और ये जो काफ मसल्स है इसको पूरा बाहर टर्न करना है, राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, और दोनों को बाहर टर्न करके फिर बैठना। ये क्लियर हुआ पॉइंट? जो हमारे काफ मसल्स है उसको पूरा बाहर की तरफ रोल कर देंगे, राइट को राइट साइड बाहर करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड। सो आप देखेंगे कि आपका ये एकदम एकदम जाम हो गया है, आपको कहीं पर कोई स्पेस नहीं, आप पूरे पैर में देखें। और दोनों हाथों को आप किसी एक मुद्रा में रख के, ये आपकी पोजीशन किसकी होगी? वज्रासन की। अब जिनके ये एंकल खुले नहीं होते हैं वो कैसे बैठें? तो उनके लिए आप क्या करें कि कोई इस तरह का कुशन लें छोटा, और जो उनके पैर हैं वो इस तरह से रखा ये, और फिर उनको बैठने को बोले तो वो कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, अदरवाइज वो ऐसे ही बैठेंगे। तो इस तरह का कुशन यूज कर सकते हैं। अब कई लोगों के मान लो नी ये पूरे बैंड नहीं हो पा रहे हैं, एंकल तो हो जा रहे हैं लेकिन नी नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें कि यही कुशन नी के नीचे रखें। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आप जिसको भी योग करा रहे हैं उसके किस मसल्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉप्स यूज करते हुए आपको उनको परफेक्ट फाइनल पोजीशन में लेके आना है। राइट? अब हम आते हैं, कपालभाति हमारा हो चुका है, सभी ने ठीक किया है। अब आप बताएंगे कपालभाति हमने बोला कि ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, राइट? तो ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किस चीज को प्योर करती है? इसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या है कपालभाति का? चंचल जी बताएंगे आप? मैम हमारे स्टोमच के लिए जी रिपीट करें चंचल जी। मैम के लिए स्टोमच शुद्धि के लिए मैम। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है, शायद सभी को नहीं आ रही क्या? यदि किसी को आ गई हो तो वो रिपीट कर दें। नहीं आ रही क्लियर। नहीं, परत जी आप बताएंगी? मैम कपालभाति क्रिया से हीट जनरेट होती है, और हीट जो हमारे अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं उसको थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रोसेस करती है, कफ वगैरह को, चर्बी वगैरह को पिघलाने का काम करती है। देखिए कोई भी चीज का एनाटॉमिकल इफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, है ना? तो कपालभाति जैसे शब्द से ही है, कपाल मतलब क्या हुआ? फोरहेड, और भांति मतलब ब्राइटनेस, चमक। ठीक है, तो कपालभाति एकमात्र एक्सरसाइज है हमारे ब्रेन की, ये शायद आप लोग को अभी तक नहीं मालूम होगा। तो ये हमारे ब्रेन की एकमात्र एक्सरसाइज है। जब हम कपालभाति करते हैं तो अब ये ब्रेन की कैसे एक्सरसाइज होती है आपको मालूम है? हमारा जो CNS होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ऐसे दो मेम्ब्रेन से पूरे घिरे हुए रहते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, लिक्विड, जिसको क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। जानकारी है सभी को? थम्स अप करके मुझे बताएं। तो क्या होता है कि देखिए, जैसे आप एक बहुत कोई शांत तालाब के पास बैठे किनारे, ठीक है, आपने एक पत्थर उठाया और उस तालाब में फेंका, क्या होगा? उससे वेव्स बनेंगी। ठीक है, अब आप उसी पॉइंट पर बार 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 पत्थर फेंकते जा रहे हैं लगातार, तो क्या होगा? वो वेव्स का सर्किल बढ़ता जाएगा, जो छोटे से एरिया में बढ़ी है वो और हो जाएंगी, उसका एरिया बढ़ता जाएगा। वही चीज करते हैं हम कपालभाति में, कि जब हम जर्क के साथ इसको, कपालभाति में हम जर्क के साथ करते हैं, इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ का जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें एक वेव क्रिएट होती है, और जब हम बार बार ये कर रहे हैं तो वो वेव ऊपर तक बढ़ते हुए ब्रेन तक आती है, और जो ब्रेन मेम्ब्रेन है उसको कंपोज और डिकम्पोज करती है।
और जिसके कारण हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। जब ब्रेन कंपोज डिकम्पोज होता है तो वहां से वो डिटॉक्सिफाई होता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और चमकना मतलब किसी भी अंग में शरीर में चमक तभी आएगी जब वो हेल्दी होगा, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की वहां पर जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो सफिशिएंट होगी। तो इसीलिए ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में आता है और इसको कपालभाति हम कहते हैं। इससे ऑब्वियसली क्योंकि हम पेट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे कोर मसल्स हैं, ट्रांसवर्स मसल्स हैं, इन सब पर भी प्रेशर आएगा और यहाँ पे डिपॉजिट जो फैट है वो कम होगा, है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। लेकिन ये इसका साइड बेनिफिट है, मेन बेनिफिट नहीं है। माइक प्लीज ऑफ करते जाएं क्योंकि ना उससे क्लियर नहीं आती है आवाज। तो ये जो है वो साइड इफेक्ट है। ठीक है मिंटू, आप कुछ बोल रही हैं मीतू जी? मैम, जो मैं जैसे कपाल भारती का एक साइड इफेक्ट भी होता है ना, बीपी वालों को नहीं करना चाहिए। हाँ, हाई बीपी वाला, हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे मुझे है हाई बीपी, बट मैं डेली टैबलेट लेती हूँ, अभी मेरा नॉर्मल ही रहता है, तो मैं कर सकती हूँ कपाल भारती या नहीं? बिल्कुल। एक्चुअली जब बीपी हाई है तब नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे कर सकते हैं हाँ, जैसे वैसे आप अभी कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी हम थोड़ा कंट्रोल्ड करते हैं। अच्छा। जो नंबर्स हैं उसके वो हम कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो कपालभाति आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है ना? हाँ बोले अलका जी। मैम जैसे कपाल भाती करते हैं तो कभी कभी मुझे बैक में पेन ऐसा फील होता है, हम्म, ये किस रीजन से होता है ये मुझे थोड़ा क्योंकि आपके समझ जो नहीं। लंबर मसल्स हैं, आपकी जो स्पाइन होती है, जो पूरी रीढ़ की हड्डी में जो यहाँ गर्दन वाले हैं ये सर्वाइकल होते हैं, चेस्ट के जो पीछे होते हैं वो थोरेसिक होते हैं, और जो नेवल के पीछे होते हैं वो 5 लंबर होते हैं। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी स्केलेटन देखा होगा कहीं पिक्चर में या कुछ भी। तो आप देखिए कि जो ये इस रीजन में जो स्केलेटन बताया जाता है, नाभि वाले हिस्से में, वहां बस वो रीढ़ की 5 हड्डी दिखती है, आसपास कोई सपोर्ट नहीं होता है हड्डियों का। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी का वेट उठाना, हम गलत तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, तो यहाँ के जो मसल्स लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। और जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो वहां पर जर्क आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है, वहीं होता है ना। तो इस कारण से आपको दर्द होता है, तो आप बॉल का सपोर्ट लेके करें, जैसे अभी हम बैठे थे ना, उस तरह से बॉल का सपोर्ट लेके बैठे फिर करें। तो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो सीधा नहीं बैठ पा रहा है या जिसकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, या जो कई बार क्या होता है कि जिनकी स्पाइन वीक होती है ना, तो वो करते करते ना, जैसे चेस्ट ऐसा हाइटेड होना चाहिए, तो वो करते करते ना ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बेटर है कि आप वॉल से टिका के बिठाएं, कि वो जैसे ही आप जैसे ये नीचे झुकाएंगे तो ये टच हटेगा, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपका पोस्चर जो है वो गड़बड़ होगा। मैम जैसे इसमें जैसे शोल्डर यहाँ लगा रहे हैं, वो बैक का जो कर्व है वो वॉल छोड़ देता है। ये एक्चुअली आप फर्स्ट डे कर रहे हैं। जब आप डेली करेंगे ना, क्या देखिए, आप अपने पूरे 24 घंटे में याद करिए कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आप सीधे या कौन सी एक्टिविटी है कि आप सीधे होके करते हैं। जितनी एक्टिविटीज हैं आप शोल्डर को और गर्दन को ऐसे ही रख के करते हैं, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, आप बैठे हो, आप डेस्क वर्क कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो। तो क्या होता है कि ये जो थोरेसिक है ना, ये हल्की सी कर्व हो जाती है। काफी जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उनका देखिए यहाँ पर ना ऐसा हम्प जैसा आ जाता है, सी शेप हो जाती है। तो वो एकदम से तो होती नहीं ना, धीरे धीरे बढ़ती है। तो ज्यादातर लोगों में ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, और इसीलिए वो ये वाले हिस्से का जो ये पीछे ये हिस्सा होता है ना, इसको वॉल से टच नहीं कर पाते हैं। जब उनको बोलो ना सिर को वॉल से टच करो, तो वो इस तरह से टच करते हैं, क्योंकि ये जो एक यहाँ पर एक जैसा हम बन गया है, वो अलाउ ही नहीं करता उनको कि सिर पीछे ले जाए। तो वो मैम प्रैक्टिस से हो जाएगा क्या? हाँ, आपको जैसे मान लीजिए आप 10 सेकंड से बैठना शुरू करें, 10 सेकंड आप बैठे, फिर थोड़ा ढीला छोड़ दें, क्योंकि क्या होगा, लंबे समय तक बैठेंगे तो आपको पेन आ जाएगा। फिर 15 करें, फिर 20 करें, ऐसे करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसी पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। और 100% देखिए,
यदि आपने स्पाइन को स्ट्रेट किए बिना आसन करना शुरू कर दिए तो वो स्पाइन को डैमेज ही करेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं दिलाएंगे आसन से जो भी मिल रहा है। सबसे पहले आपको बॉडी अलाइनमेंट ही करना पड़ेगा, उसके बाद आप आसन करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे मेरे मदर है, उनका भी स्पाइन का ही प्रॉब्लम है, और जो आप बोल रहे हो ना हम, तो वो ऐसे हो गए और इतना ही बेंड होके चलते हैं। तो मैंने भी उनको एक्सरसाइज के लिए यही बोला था, वॉल के लिए आप ऐसे हो और चिन को थोड़ा सा ऊपर करके शोल्डर को मिलाओ। तो क्या उनका भी सही हो सकता है अभी? देखिए एज कितनी है उनकी? एज 84 है अभी। हाँ, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन बेटर हो सकता है। और उनको आप सडनली देखिए, अगर वो इतना डाउन हो गए और आप सडनली ऐसे करने बोलेंगे ना तो उनके मसल्स अलाउ नहीं करेंगे, या तो वो पुल हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके कर पाते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर हाँ, यहाँ पे रुकते हैं। उनको एक्टिविटी के साथ कराएं, मतलब स्टिल वैसा बैठने ना बोले, ठीक है। और उनके लिए यदि आप देखें ना तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जो हमारे यहाँ राउंड पिलो होती है ना, जी गोल तकिया, जी, उनके लिए वो बता दूं क्या? हालांकि वो बिल्कुल बीच में बिल्कुल, प्लीज बता दें। सेगमेंट आएगा उसका, एक मिनट मुझे बूस्टर्स। दीजिए। आप लोग के पास है गोल पिलो? जी जी, जिनके पास है वो ले लें, उठा लें। अभी नहीं है मैम, हाँ, बट मैं निकाल लूंगी, हाँ। तो एक्चुअली ऐसा करिए, कल इसको हम रखते हैं, ओके ठीक क्योंकि ना वो जब आप उस पर बैठेंगे फील करेंगे ना तभी आपको बेटर लगेगा। ठीक तो हम कल इसको रखते हैं, आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा ठीक ठीक। यदि मैं भूल जाती हूँ तो, है ना। तो अभी हमने कपाल भाती का क्लियर का है सभी को। मैम जिसके पास राउंड पिलो ना हो तो वो क्या रखे? एक्चुअली वो राउंड फिगर ही एक स्टैंडर्ड होती है, बट वो जो स्लीपिंग पिलो होती है ना हमारी, उनको दो एक के ऊपर एक रख के रख सकता है। हाँ। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर भी अच्छा लगता है और करना है तो बेटर है कि आप एक परचेस कर लें, क्योंकि बहुत कॉस्टली आती नहीं है ये, है ना। चलिए, अब ये हमारी एक प्रोसेस हो गई कपाल भाती, है ना। अब दूसरी प्रोसेस हमको क्या करना है? अग्निसार क्रिया, ठीक है। तो अब जब हम कपाल भाती में बैठे हुए थे तो हम किसी भी, मान लीजिए मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हुई थी, ये पोजीशन में हम कपाल भाती कर रहे थे, तो हमें क्या करना है? अग्निसार क्रिया के लिए हमको अपने इस एरिया को ब्रॉड करना है, बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको धीरे से नीचे रखेंगे, इस पैर को जितना इधर खींच सकते हैं और इसको इधर, और दोनों हाथों की जो पोजीशन है, ये चारों उंगलियां जुड़ी हुई, थंब बाहर निकला हुआ, उंगलियां आगे की तरफ, थंब पीछे की तरफ, ये पोजीशन हमारी बॉडी की रहेगी। अब इसमें हमको ये पोजीशन से क्या बेनिफिट है कि जब आप ये पोजीशन लेते हो तो आपका ये जो कंधे और उसके ऊपर सिर है, उसका पूरा वजन आपके दोनों हाथों पे आ गया, है ना। तो आपका ये पेट फ्री हो गया मूव करने के लिए, तो आप बेटर कर पाओगे। तो अग्निसार क्रिया आप लोग को मालूम है कि मैं बताऊं? बता ठीक दो है, एक बार। मैम तो इनहेल मैम बता करके दीजिए। सारा एक्सेल करते हैं और फिर जो पेट होता है उसको मतलब अंदर बाहर करते हैं या साइड करते हैं? बिल्कुल, है ना। तो इसमें फर्स्ट तो हम क्या करेंगे? सिंपली इनहेल किया, एक्सेल किया। अब एक्सेल करने के बाद हमको ब्रेथ को वही होल्ड करना है, ना हमें इनहेल करना ना एक्सेल करना है, और इसको इस तरह से अंदर बाहर मूव करना है। काउंट के साथ करना है आपको कि आप कितनी काउंटिंग में, मान लीजिए आप 10 बार कर पा रहे हैं, 20 बार कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं वो काउंट करना है। जब आपको लगता है कि अब हम सांस को नहीं रोक पा रहे क्योंकि आपको ब्रेथ होल्ड किए हैं, तब फिर तब आपको क्या करना है? इन मसल्स को लूज छोड़ना है। अगेन इनहेल, एक्सेल, सेकेंड राउंड। तो ऐसे आपको 3 राउंड्स करने हैं। थर्ड राउंड में आपका जो नंबर आएगा, मान लीजिए फर्स्ट में आपके 25 हो गए, सेकेंड में 25 करने में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थर्ड में पॉसिबल आप 20 ही कर पाए। तो जो थर्ड में आपका नंबर आएगा वो आपका स्केल होगा, उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। मान लीजिए आपका जो भी आता है उससे कहाँ तक, 50 से 60 तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो अब जब हम नॉर्मल करते हैं तो ये पोजीशन हो गई इनहेल, एक्सेल, होल्ड, और ये
इसमें देखिए सिर्फ पेट के मसल्स हिलेंगे, कंधे वगैरह नहीं। अब इसको थोड़ा और एडवांस टेक्निक के साथ करना है, तो हम कैसे करेंगे कि इनहेल, एक्सेल किया, एक्सेल हमने पूरा किया लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सी हवा यहाँ पर रह जाती है, तो हम उसको भी कंप्लीटली एक्सेल और चेस्ट को अप करते हुए ऐसे मुंह से बाहर की तरफ ब्लो कर देंगे और फिर धीरे से सीधे हो जाएंगे और फिर करेंगे। तो अब हमारे अंदर की पूरी एयर जो है वो बाहर पास आउट हो गई है, तो अंदर स्पेस होने के कारण आप ये प्रोसेस ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग करके देखें इसको। 3 राउंड्स आपको करना है, कोशिश करें आंखें बंद करके करें। आंखें बंद करने से आप अपने आप को अंदर से कनेक्ट कर पाते हैं। और फिर देखें कि आप कितने राउंड कर पा रहे हैं। और हर बार आप जो नेवल को फ्लैप कर रहे हैं उसे काउंट करते हुए करें। और जब 3 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। चलिए, कौन कितने राउंड कर पाया? मैम मेरा 25 हुआ, लेकिन जो 3rd राउंड में मेरा इनहेल के बदले एक्सेल कर दिया मैंने लास्ट में। ओके। मतलब स्ट्रोक 25 स्ट्रोक के बाद इनहेल पे जाना था, हाँ, तो वो एक्सेलेशन पे चला गया। तो नेक्स्ट टाइम करें तो फिर ध्यान से कर लें। और लास्ट मेरे तीनों राउंड में 20 ही हुआ है, बल्कि लास्ट वाले में 20 सेकेंड नहीं, मेरा ज्यादा नहीं हुआ, 20 से खिसक के ऊपर आया, थोड़ा सा 17-18 पर आ गया। गुड। तो देखिए Same जो मेरा भी। आपका 3rd में जो नंबर हुआ है ना, किसी का 20, किसी का 25, जो भी नंबर हुआ हो, 10 भी हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो हमको पर डे 1 नंबर बढ़ाना है। जैसे आज हमारे 3rd राउंड में मान लीजिए 20 हुआ है, तो कल जब हम अग्निसार क्रिया करेंगे तो हमको 3rd राउंड में, मतलब तीनों राउंड में 21 करना है। तो इस तरह से आपको 1 बढ़ाते जाना है, कहाँ तक? 50 तक। मैम जैसे आपने बताया ना, इनहेल किया, एक्सेल किया, एंड देन ये वाली को आप एक्सेल कर रहे हो, यहाँ फिर सीधा वापस आने में फिर से इनहेल हो जा रहा है मैम। नहीं, आप बिल्कुल बंद रखिए। एक्चुअली ये एडवांस है, मैंने आप लोग को बता दी है। पहले आप बिना झुके करिए, है ना। ये स्टेप हम थोड़ा सा 1 महीने बाद फॉलो करेंगे। पहले आप आगे मत झुकिए, जैसे सीधा आप इनहेल एक्सेल करिए और करिए। फिर जब थोड़ी सी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी तब हम इसके सेकंड स्टेप में आएंगे। मैम इसके क्या फायदे होते हैं ये अग्निसार क्रिया करने के? क्या अग्निसार क्रिया एक जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फूड आज के इस समय में होता है वो बहुत स्टिकी होता है, फाइन फ्लोर्स हम ज्यादा यूज करते हैं। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आप लोग को मालूम है कि बहुत ऐसे क्वाइल शेप में ऐसे बार बार टर्न होके रहती है। अंदर उसमें छोटे छोटे से विलाई होते हैं, मतलब जैसे हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, आपने मखमल देखा होगा, वेलवेट, उसमें छोटे छोटे से ऐसे रेशे होते हैं, वैसे होता है। हाँ,
वो रेशे क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव होते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो खाना आ रहा है वो आगे बढ़ता जाता है। तो जब ये स्टिकी खाना उसके कॉर्नर्स पे स्टिक हो जाता है तो ये रेशे भी जाम हो जाते हैं, और वो खाना जब लगातार वहां पर स्टिक रहा आता है तो हमारे अंदर भी खाना वैसे ही सड़ता है जैसे कि बाहर हो रहा है। तो गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होने लगता है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, और कई लोगों को आपने सुना होगा इससे जो इंटेस्टाइनल अल्सर वगैरह या छाले जिसको एक साधारण भाषा में बोलते हैं, वो सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है उसमें कि हम इसको अंदर बाहर बार बार चला रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो थोड़ा सा जर्क लगता है पूरी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो जो खाना ताजा ताजा चिपका है वो स्लिप होकर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है इंटेस्टाइन। तो ये डेली एक बार करना चाहिए मैम। जैसे बच्चों के लिए पूछ रही हूँ, वो बहुत ज्यादा आजकल जंक फूड अलग खाते हैं। बताऊंगी मैं, उसके लिए लघु शंख प्रचालन होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको अलग एक दिन सिखाऊंगी, ठीक है। Okay. लेकिन हम जब, खासकर मैं जब सेशन लेती हूँ तो मेरा सेशन शुरू होता है ब्रीदिंग रिलैक्सेशन से, ओम चेंटिंग, मंत्र चेंटिंग, उसके बाद कपालभाति और उसके बाद अग्निसार क्रिया। और ये जो पांचों प्रोसेस करते समय आंख पे बीच में नहीं ओपन करने देती हूँ, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार होने लगते हैं मेडिटेशन के लिए। क्योंकि कोई भी जब नए व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आंखें बंद करो, आप लोग करिए आंखें बंद 2 मिनट के लिए, और आप फील कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। बंद रखिएगा ना, जब मैं बोलूंगी तब आप ओपन करिएगा। हमको 2 मिनट तक लगातार आईज क्लोज रखना। थर्टी सेकेंड्स कंप्लीट हो गए हैं, कंटिन्यू क्लोज रखें। एक मिनट कंप्लीट। चलिए 1.5 मिनट हुआ है, इसी में आईज ओपन कर लें। अब ईमानदारी से बताएं कि आपको क्या फील हो रहा था। आप लोग फिर भी कहीं ना कहीं योग से जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन जब एक बिल्कुल नया व्यक्ति आता है और उसको हम आंख बंद कराते हैं तो क्या फील होता है, बताएं। मैम कंटिन्यू बैठ नहीं पाते नए लोग, उनका बार बार आईज रोटेट अंदर होती रहती है या कभी ओपन क्लोज होता है। वो अपने पोस्चर पे हिलाते रहते हैं, बल्कि वो कंसंट्रेट होकर एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं। नहीं बैठ सकते। अच्छा, आप लोग ने भी कभी ना कभी तो फर्स्ट डे किया ही होगा, भले ही आज योग में कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि किसी ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है, जल्दी से आंखें खोलें और बाहर जाएं? बिल्कुल वैसी ही बेचैनी होती है अंदर से। पहले होती थी मैम, अभी तो आँख खोलने का मन नहीं होता है वापस। हाँ, ये बाद की स्टेज है, बट जब हम फर्स्ट डे की बात करें दर्द तो दर्द लगभग होता सभी था। गई है। तो क्या होता है कि जब हम ये 5 चीजों में आंख बंद करा के रखते हैं ना, तो इसमें कम से कम आपको 10 मिनट लग जाते हैं। और चूंकि वो माइंड उसका डाइवर्ट होता है कि उसको अब ये काउंट करना है। क्यों हम कपालभाति काउंट करके कराते हैं? हम ऐसे भी करा सकते हैं कि 2 मिनट तक करते जाओ, 2 मिनट हो जाएंगे तो हम बता देंगे, लेकिन हम उसके मन को डाइवर्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है आंखें बंद करके बैठने का। तो जब हम उसको मेडिटेशन पर ले आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम डे फर्स्ट तो मेडिटेशन पे लाते नहीं है, मेडिटेशन एक बहुत हायर प्रोसेस है। तो जब हम धीरे धीरे उसको 1 या 1.5 महीने बाद मेडिटेशन पे लाते हैं तो वो बैठ पाता है आंखें बंद करके। तो ये एक तरह से उसकी प्रैक्टिस है, ये एक एक्टिव मेडिटेशन हम उनको कराते हैं, जिसके कारण उसको, उसके माइंड को हम उसके फिजिकल एक्टिविटी में उलझा देते हैं और उसके टाइम का उसको पता नहीं चलता। ठीक है। अब इसके बाद ये जो मैम 5, मुझे
मेडिटेशन में कलर्स दिखने लग जाते हैं मुझे, मैं जब भी आंख बंद सभी को करती हूँ दिखते हैं, सभी मेरे को आंखें, हाँ, कलर्स, सभी पर्पल को कलर। दिखते हैं। वो मेडिटेशन का यही होता है कि आप आज्ञा चक्र पे जैसे ही फोकस करेंगे तो पहले आपको ब्लैक दिखेगा, बिल्कुल अंधेरा है, फिर उसमें कुछ लेजर बीम्स जैसे आएंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आएंगे, फिर कुछ कलर्स आने होते हैं। तो ये कलर्स क्या होते हैं कि आपके सबके डिफरेंस होते हैं, किसी को पिंक दिखेगा तो किसी को वॉयलेट दिखेगा, किसी को व्हाइट दिखेगा। तो ये सब डिपेंड करते हैं कि उनके क्या संस्कार हैं, क्या बिहेवियर है। जैसे वो पोर्टल खुल रहा है, कोई उसके अंदर से निकल रहा है, पोर्टल हाँ खुल रहा है उसके अंदर से, हाँ, वो तो ऐसा ये ही सारी पैटर्न। सबका डिफरेंस होगा, ये मतलब किसी का भी सेम एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा, है ना। तो ये सबका डिफरेंस होगा। और वो बोलते हैं ना कि आप फ्लास्क लेके खड़े हुए हैं, उसमें चाय है, तो मैं आपसे कितना भी कॉफी मांगू आप मुझे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके फ्लास्क में चाय है, तो आप मुझे चाय ही देंगे, ठीक है। तो जिसके जो संस्कार हैं, जिसकी जो थॉट प्रोसेस है, जिसका जो ऑरा है, ऑरा मतलब जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है, बायो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसको वैसे ही कलर दिखेंगे। लेकिन 100% जब वो धीरे 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 आगे करता जाता है तो उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। क्योंकि डे फर्स्ट से आपको भी कोई कलर नहीं दिख रहे थे, है ना, जब आप लगातार करते रहे तब चेंजेस आए। तो आई थिंक टाइम बहुत कम है, तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले लेते हैं। कल हम प्राणायाम पर आएंगे, फिर हम आसन्स पर आएंगे, ठीक है। तो कल हम निकाल मैम लिया। मैम एक कल एक वाला एक करके बार बोलते रिवाइज हैं। करवा दीजिए अगर हो पाए तो इतना शॉर्ट रिवाइज में। करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके वीडियो रिकॉर्डिंग में रहेंगे, तो आप लोग उसको ना 2 3 4 बार बार देखिए, तभी आपको मतलब बहुत अच्छे से, वो बोलते हैं ना कि आपका माइंड उसको ग्रास्प कर लेगा। तो कोशिश करें कि वो जो रिकॉर्डेड मैं लिंक डालूंगी, जैसे ही इसको यूट्यूब पे डाल दूंगी, तो एक तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें 1 2 वीडियो तो आएंगे फिर आना बंद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सारे वीडियोस आएंगे। तो वो सब्सक्राइब कर लें जब मैं डालती हूँ, और उसको बार बार देखें। देखिए आप लोग ना हैंड रेस करें, सबके माइक खुल जाते हैं ना, तो किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आती है ना। तो एक एक करके करेंगे तो मुझे लगता है बेटर होगा। जी गुरदीप जी बोले। मैम मेरी क्वेश्चन है, मेरे एक कस्टमर है जिनका इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया बॉडी में, जो है ना उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनका 25 हो गया। ये साल बढ़ गया होगा। हाँ जी, उनका उससे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये किस लिए बढ़ा है और इसका क्या, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने के कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उनका खाना पीना गड़बड़ हो सकता है उनको कोई इंटरनली कोई चोट लगी हो। तो देखिए जो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम, ज्यादातर लोग योग वाले क्या गलती करते हैं, जैसे किसी ने बोला कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, तो बोलेंगे आओ मैं कराता हूँ आसन, ठीक हो जाओगे। लेकिन ऐसा योग कराने वाला अच्छा योग थेरेपिस्ट कभी नहीं होता। तो अच्छा योग थेरेपिस्ट वही होता है कि जो बोले कि नहीं भाई आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोसिस करो कि अगर दर्द है तो क्यों है। अब जैसे हम सिंपल कमर दर्द कोई ले, उसके रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब आपको रीजन ही नहीं मालूम होगा तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए ये मस्ट है कि आपको एग्जैक्ट रीजन मालूम। हाँ यस मैम, उनको मैंने जब भी उनके पीठ ना सेलर हो रहे थे बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा कि आप डॉक्टर को दिखाओ, उससे पहले कि मैं कोई एक्सरसाइज कराऊं उसका गल इफेक्ट, तो पहले आप डॉक्टर को दिखा लो, तो पता कर लो कि क्या चीज हो रही है बॉडी में। तो वो इन्फ्लेमेशन उनका बढ़ रहा था, उसकी वजह से उनको बॉडी में स्वेलिंग और पेन, जो नी का पेन उनका ठीक हो गया था, अब दोबारा से वो होने लगा है, तो वो चीजें दोबारा रिवर्स हो रही है। तो फिर वो अब मेडिसिन ले रही है, तो उसको क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए बेटर है कपालभाति, ज्वाइंट एक्सरसाइज और प्राणायाम। हाँ यस मैम, उनको ये बस सब करवा रहे हैं। इससे ज्यादा आप उनको कुछ नहीं करा हाँ सकते, ठीक। है जी मैम, जैसे ना। और मेरा जी बेटा है ना मैम, उसको भी हमेशा कुछ ना कुछ स्किन का इशू रहता है। कभी कहीं पे कुछ ऐसा राउंडेड कुछ आ जाएगा, पेट में उसके थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, कुछ भी बाहर खाता है, तो उसको भी कपालभाति से, शुद्धि क्रिया से होगा। कपालभाति करा सकते, प्राणायाम ज्यादा कराइए क्योंकि उसका इम्यूनिटी वीक है,
और उसके पेट की प्रॉब्लम है, वो जो पेट की प्रॉब्लम है वही उसकी स्किन पे आती है। हाँ, पेट का इश्यू है मतलब उसको, तो मतलब उसको कपालभाति, अग्निसार और अभी सारी। बीच में मैं एक दिन लघु शंख प्रक्षालन कराऊंगी, वो जी कराइएगा। जी। वो बहुत अच्छा, उसके मतलब वो अभी पूरी। अभी उसके पाम्स में तक आ गया है, पाम्स में भी मैम इचिंग लेकिन और इनके बच्चे ड्राइनेस आ थोड़े गई। बड़े हैं, एक अब बच्चा, हाँ तभी उसके हिसाब से बड़े हैं। हाँ हाँ कोई मतलब देखिए मेरा जो, बेटा भी 25 साल का है मैम। हाँ जी। हाँ उनको आप मैं बताऊंगी, नेक्स्ट वीक में ही बता दूंगी, तो आप वो कराइए। तो वो क्या होता, पूरा एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन कर देता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता, मुंह से लेके हमारे एनस तक, तो पूरी क्लीन होती है। बहुत अच्छी प्रोसेस है योग की, तो वो कराइए आप। ठीक है ठीक है। परख जी। मैम एक तो अभी की क्रिया में अग्निसार में मुझे ये पूछना था कि जो हाथ को अपने बाहर, थंब को बाहर और उंगलियों को अंदर बोला है, तो हम उसको चेंज करके भी कर सकते हैं आप कि चेंज, उंगलियां बाहर और। देखिए देखिए मैंने आपको कैसे बताया था, आपकी जो पोजीशन है वो कैसी ऐसी बताई थी, है ना। अगर हाँ आप, जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आपका जो शोल्डर और सिर का वेट है आपके हाथों पर आ गया है, तो हाँ। ये मसल्स फ्री हो गए हैं, मूव हो पाएंगे। आप इसको अंदर करेंगे ना, तो ये जो वेट हम हाथों पे ले रहे थे वो नहीं आएगा, तो आपके ये मसल्स फ्री नहीं होंगे। जब ये कम। मसल्स पे वेट है उसके साथ फ्लैप करेंगे, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा या कम कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, मूवमेंट कम होगी, हाँ फ्रीली नहीं हो मूवमेंट कम पाएगा। होगी। सिंपल है ना, देखिए जैसे यदि मैं ये उंगली है, इस पे ये वेट डालूं और इसको ऐसे मोड़ू खोलूं, तो ये मूवमेंट कम होगा, और अगर हाँ ये हाँ वेट फ्री कर दूं तो ये इजीली होगा। इजीली सिंपल होगा। सा बेसिक सा है ये। और एक और छोटा क्वेश्चन था कि मेरे पास एक मतलब जैसे योगा करने आ रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको कुछ भी नहीं था, अभी क्लास ज्वाइन की 2 दिन हो गए, और जैसे ही वो सिर्फ नेक की रोटेशन करती है नॉर्मल, अप एंड डाउन, जबकि उसको सर्वाइकल नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसको एकदम से चक्कर आने लगते हैं और वो फिर बैठ जाती है। तो क्या उसको सर्वाइकल का इश्यू होने वाला है? इसको वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल नहीं है, तो वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी। उनको आप नेक अच्छा रोटेशन ना करें, अच्छा। है ना, स्टार्टिंग में ना कराएं नेक रोटेशन, क्योंकि नेक रोटेशन वैसे भी एक एडवांस टेक्निक होती है, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा सर्वाइकल जुड़ा हुआ होता है। तो ये पूरा एडवांस टेक्निक होती है कि जब वो व्यक्ति मान लीजिए 1 आध साल योग कर चुका, तब आप नेक रोटेशन करें। अदरवाइज जो सिंपल नेक एक्सरसाइज होती है ना, जो अभी हम जब ज्वाइंट एक्सरसाइज या माइक्रो एक्सरसाइज सीखेंगे, उस समय सीखेंगे, वो करें। और तो सर्वाइकल वालों को आगे राउंड नहीं करवाना, सब पीछे ये चीज और ये चीज कराना है, नहीं नहीं, सब राइट करा साइड। सकते हैं, लेकिन आप, आपका कितना परफेक्शन है ये, क्योंकि हम क्या करते हैं जब आगे राउंड कराते हैं ना, तो ऐसे करके करा देते हैं, वो नहीं, वो गलत है। आपका वीडियो देखा है मैंने, ये यहाँ पर जो गड्ढा है यहाँ पर लेकर आना चाहिए इनको, और तो फिर ये जिनको सर्वाइकल follow होता है ना, करना। वो यहाँ पर इतना स्ट्रेच ले नहीं पाते हैं एक्चुअली, हाँ। तो इसलिए उनको अवॉइड करते हैं। तो जहां तक हो, सर्वाइकल वालों को रोटेशन अवॉइड ही करना चाहिए, कोई सा भी नहीं कराना चाहिए, ओके। क्योंकि ठीक जब है। तक हमको एग्जैक्ट ना मालूम हो कि किस सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, जैसे ये सर्वाइकल है ना, एक के ऊपर एक ऐसे 7 होंगी, ठीक है। अब ये डिसलोकेट हुई, सर्वाइकल हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो जब तक ये उसकी पोजीशन क्लियर ना हो, तब तक हमें उसको टच नहीं करना चाहिए। अब मान लो सपोज वो अंदर की तरफ ही है और हमने इस तरह से रोटेशन कराया, तो वो और अंदर हो जाएगी। पहले से मैम वो ऐसी है सर्वाइकल, ठीक है, उसका जो डिसलोकेशन हुआ ना सर्वाइकल का, अब वो पहले से ऐसा हुआ है, अब आप फिर उसको ऐसे ही करा रहे हैं रोटेट, तो ये तो हार्मफुल हो जाएगा ना। तो मैम इसके लिए फिर उनको ये बोले कि आप पहले अपनी एक्चुअल पोजीशन को देखें कि कहाँ पर है। वो नहीं अब जैसे देखेंगे, मेरे वो पास। आपको देखना पड़ेगा, उनकी जो MRI है, जो रिपोर्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो डिसलोकेशन क्या अच्छा। है ना, वो आपको देख के फिर करना पड़ेगा। शिल्पी जी। मैम मुझे योगा करते वक्त तो वैसे भी रिस्ट में इस वाले हाथ में बहुत पेन हो रहा है, और ऐसे ही मतलब एंकल में पद्मासन नहीं लगा सकती मैं, यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है एंकल पे। आपका वैसे नहीं होता ना पेन इन जनरल,
मैम इसमें रिस्क में तो है, जनरल चल रहा है, बट मैंने देखा पद्मासन लगाने से यहाँ पे जॉइंट में पेन हो रहा है मुझे। वो होगा क्योंकि आपका एंकल खुला नहीं है। एंकल ज्वाइंट अगर ओपन नहीं होगा और आप पद्मासन वज्रासन कुछ भी लगाएंगे तो पेन होगा ही होगा, है ना। उसके लिए बहुत जरूरी है, देखिए इन जनरल जो एंकल होता है वो, जैसे ये पोजीशन इसकी 90 डिग्री है ना। अब 90 डिग्री से आप अंदर जब लाते हैं ना तो लोग 5 डिग्री भी अंदर नहीं ला पाते हैं। इसको जब अंदर लाने बोलो ना तो बस इतना लाके रुक जाते हैं, उनके लिए 90 डिग्री ही इन करना हो जाता है, जबकि ये अंदर 10 डिग्री तक आ जाता है ना। ऐसे ही बाहर जब ले जाने बोलो तो मुश्किल से 5 या 10 इतना ही लेके जा पाते हैं लोग, जबकि ये पूरा ऐसा सीधा होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए, है ना। तो एंकल जब तक ओपन परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो पेन बना रहेगा। और दूसरा क्या होता है, मान लीजिए वो खुल रहा है लेकिन स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि खुल के हम रोक सके, है ना। मसल्स की दो पोजीशन होती है, एक तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी उसकी स्ट्रेंथ। तो हमेशा हम क्या करते हैं, पहले फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, जब फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज हो जाती है तब हम फिर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने पे काम करते हैं। तो जब ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें सारी ये चीजें आएंगी। ठीक है नीतू जी। मैम मेरे को जैसे कभी कभी योगा करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे 2 दिन 3 दिन मिस हो गया तो मेरे इतना बहुत पेन आता है, फिर वो इतना भयंकर होता है, मैं चल भी नहीं पाती हूँ, लेट भी नहीं पाती हूँ, मैं करवट भी नहीं ले पाती हूँ, या तो यहाँ आता है या फिर इधर बैक में आता है कि मैं हिल नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। वो किस वजह से हो सकता है मैम? देखिए इसकी बहुत सारी हो सकता है, कोई वर्टिब्रा कंप्रेस हो रही हो या साइटिका कंप्रेस हो रही हो, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, वो हमको डॉक्टर और टेस्ट करने से ही पता चलेगा, है ना। लेकिन योग हमेशा कंटिन्यू करने की चीज है। योग आपके लाइफ में कैसे होना चाहिए, जैसे आपका खाना खाना है। हमारे घर में सपोज किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी हम आगे पीछे करके, कम ज्यादा करके खाना तो खाते ही है, है ना। तो ऐसे ही है कि भाई ठीक है, कभी बहुत कुछ एंगेजमेंट्स आ जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं तो 5 मिनट कर लो, कभी सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लो। कोशिश तो एक टाइम की होना चाहिए, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश वो नहीं हो रहा है तो स्किप ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 5 ही मिनट हैं तो हम सूर्य नमस्कार कर लें, 12 से 24 सूर्य नमस्कार 5 मिनट में आराम से हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हमारे बॉडी के मूवमेंट्स कंटिन्यू रहे, मोबिलिटी बनी रहे। तो इसमें हाँ, ये डिसकंटिन्यू आपको कब सूट करने लगेगा, जब आप 8-10 साल कर लेंगे ना, फिर 1-2 दिन का अगर डिसकंटिन्यू होगा तो बॉडी मैनेज कर लेगी। लेकिन मुझे अभी तो हो रहा है मैम 8-10 साल करते करते, उल्टे को पहले नहीं होता था, अब होने लग गया है ये। आप कितना परफेक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम ना। हाँ। अब जॉइंट एक्सरसाइज लोग 10 साल करते हैं और गलत करते हैं, करेक्ट। तो वो इफेक्ट कैसा बॉडी पे हो रहा है। क्योंकि देखिए योग आयुर्वेद में जो एक मिथ है ना कि ले लो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो गलत है। दुनिया में हर चीज के 2 साइड होते ही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो योग भी आप गलत करोगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे ही आपकी बॉडी पे। आप सोचें कि पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, तो नहीं आएंगे। क्योंकि आप इससे सोचिए ना कि जो एक सुपर एक्सट्रीम पावर गॉड है, तो उसकी भी एक भगवान का शैतान एक अपोजिट व्यू हमेशा चलता है। अब तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, तो आपको सही करना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हम इंडियंस में ये चीजें हैं कि हम जो पैसा है वो वैसे बहुत वेस्ट कर देंगे कि हमको शादी में जाना, हमने 10,000 की ड्रेस पहन ली तो शायद हम 2 या 3 बार भी नहीं पहनेंगे, तो उसमें हमको हमारे अंदर हेजिटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक स्किल सीखना और किसी ने अगर बोल दिया कि 2,000 दे दो, तो अरे वाह ये तो बहुत बड़ी हो गई अमाउंट। तो ये इंडियन मेंटेलिटी है। जबकि वो स्किल आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा और वो 100% आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बेनिफिट देगा। वो कोई भी स्किल हो, सिर्फ मैं योग का नहीं बोल रही हूँ, कोई भी स्किल हो। तो ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी सभी की है।
हमेशा मैं अपने इसमें बोलती हूँ कि योग करने वाली मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस देखी है, एक व्यक्ति नहीं पूछता कि आप अगर ये मुझे रोटेशन ऐसा करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट आएगा। हाँ मैम, नहीं पूछती। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप एक लैब के रैट क्यों बनते हो। आप तो एक एक्सपेरिमेंटल स्टूल पे बैठ गए हैं और आप पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आप खुद अलाउ कर रहे हैं, तो सामने वाले को क्या ही दिक्कत है। अलर्टनेस हमारी अपनी चाहिए, दूसरे की नहीं। तो आपको, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी बहुत प्रीशियस है, आज आपके पास जो भी चीज है या आप जिस चीज का भी अनुभव कर पा रहे हैं, चाहे अच्छा बुरा कुछ भी हो, या कहीं भी मैं बोलती हूँ कि आप एक कोई लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो उसका भी रीजन आपकी बॉडी है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति देखिए जब एक कार या एक छोटी सी टू व्हीलर भी खरीदता है ना, तो कितना अलर्ट रहता है, सर्विसिंग का टाइम हो गया है, सर्विसिंग में देना है, 2-3 सर्विसिंग के बाद पैसे लगते हैं, तब भी वो देगा कि नहीं पैसे लगे, क्यों, क्योंकि वो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन जो आपकी बॉडी एक मशीन है, उसके लिए आप कितनी सर्विसिंग कराते हैं। जबकि आप सोचिए यदि उस गाड़ी की आप सर्विसिंग नहीं करा सकते हैं, आपको हो सकता फाइनेंशियल दिक्कत हो, लॉस हो, बट आप दूसरी खरीद सकते हो, है ना। लेकिन आपके बॉडी की जो मशीन है वो डैमेज हो गई तो क्या ऑप्शन है आपके पास। फिर भी हम उसके लिए अलर्ट नहीं है, मतलब हम अपने ऊपर 1000-2000 भी नहीं खर्च कर सकते। तो ये हमारी अपनी अवेयरनेस, कि हम कितने अवेयर हैं। जितने हम अवेयर रहेंगे उतनी हमारी बॉडी की सर्विसिंग प्रॉपर करेंगे और परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, आप कोई पूछ रहा है तो पूछ लीजिए। योगा करने से भी मैम जैसे हड्डियों में थोड़ा सा रूखापन और ऐसे जैसे जॉइंट्स भी पूरे टाइट होते हैं और ऐसा लगता है कि अब बस फीवर आने को ही है। स्टार्टिंग में होता है कई बार, लेकिन इसीलिए उसको ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। जैसे क्लासेस भी आप लेते हैं तो पहले उनको एक्सप्लेन ज्यादा करिए, फिजिकल एक्टिविटी कम करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी देखिए कल की क्लास में हम पूरा जो 5 हमारे स्टार्टिंग के प्रोसेस थे हम उनको भी नहीं सीख पाए। मैं चाहती तो पहले ही क्लास में आपको पूरी एक्सरसाइज करा देती, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो जो आप लोग भी क्लास लें वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाइए। शुरू में पहले पूरा उसको एक्सप्लेन करिए और फिर धीरे धीरे जॉइंट एक्सरसाइज पे ले जाइए, फिर प्राणायाम पे ले जाइए, फिर बाकी आसन पे। तो क्या होगा कि उनकी बॉडी धीरे धीरे उसके लिए तैयार होती जाएगी। और सेकंड क्या है कि जब आप जॉइंट एक्सरसाइज और बाकी चीजें उनको कराएंगे ना तो आप देख पाएंगे कि उनकी बॉडी कहाँ से मिसअलाइंड है, उनके आप कौन से मसल्स हैं जो वीक हैं, कौन से मसल्स हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है। तो आप उनके अकॉर्डिंग पैकेज को डिजाइन कर पाएंगे, और जब उनके अकॉर्डिंग आप पैकेज डिजाइन करेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। इसीलिए जो लोग अकेले में एक्सरसाइज करते ना, वो हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद भी उसका बेनिफिट नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हम सबकी ना जो हैबिट होती है ना, एक कंफर्टेबल जोन की हैबिट होती है। तो जैसे मान लीजिए मैं आगे बहुत अच्छे से झुक पाती हूँ, बहुत अच्छा आसन लगता है मेरा फ्रंट बेंडिंग, तो अगर मैं अकेली करूंगी ना तो मैं फ्रंट बेंडिंग ही ज्यादा करूंगी, क्योंकि वो मेरा कंफर्टेबल जोन है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि देखो कितना परफेक्ट आसन लगता है। जबकि मुझे जरूरत क्या है, बैक बेंडिंग की। और फिर हम बोलेंगे कि हम 10 साल से योग कर रहे हैं, या 5 साल से योग कर रहे हैं, या 2 साल से योग कर रहे हैं और कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। कल मिलते हैं हम मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, ये D3 और मल्टीविटामिन कुछ काम करते हैं मैम? मल्टीविटामिन और D3 कुछ काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एक समय के बाद जैसे ही मेनोपॉज वगैरह होता है तो ये ऑटोमेटिक खासकर फीमेल बॉडीज में कम हो जाता है, इवन B12 भी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। कल मिलते हैं सेम टाइम समय। थैंक यू मैम।